दोस्तों, सोचिए अगर एक ऐसी शैतानी ताकत आपके पूरे परिवार को एक-एक करके अपना शिकार बनाने लगे और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका हो। आज की कहानी में आपको मिलेगा खौफनाक हॉरर, जबरदस्त ट्विस्ट और ऐसा क्लाइमैक्स जो आपके होश उड़ा देगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इविल डेड बर्न की पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक सीन को दिखाते हुए जहां पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी और साथ ही साथ हम जोसेफ प्राइस नाम के एक आदमी को अपने नाना जी बेंजामिन की स्टडीज पर रिसर्च करते हुए देख रहे होते हैं। हम कुछ रिकॉर्ड से जान पाते हैं कि बेंजामिन सिर्फ एक हिस्टोरियन नहीं था, बल्कि सर्कल ऑफ वाइस मैन नाम के एक सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा था। शायद इन्हीं सब का जिक्र इविल डेड राइस के अंदर करा गया था और आपको याद होगा कि वहां पर प्रीस्ट के कुछ रिकॉर्ड्स मिले थे। अब बेंजामिन ने सालों तक दुनिया भर में सिर्फ एक ही चीज की तलाश करी थी और वह थी बुक ऑफ द डेड, यानी कि नेक्रोनोमिकॉन या फिर नटोरोम डिमोंटो, जिसका शायद एक वॉल्यूम उसके पास था। और इसके 3 वॉल्यूम्स थे, जिनमें से एक तो इविल डेड राइज में मिला और शायद एक यहां पर था। अब बेंजामिन अपनी रिकॉर्डिंग में बताता है कि हजारों साल पहले कुछ शैतानी मंत्रों की वजह से नर्क के दरवाजे खुल गए थे, जो कि वही 4 खतरनाक शब्द हैं जिससे कि कैंडेरियन डीमन आता है। उन दरवाजों से एक बहुत ही खतरनाक ताकत दुनिया में आ गई थी, जो कि था कैंडेरियन डीमन। ये डीमन इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लिया करता और उनको डेडाइट्स में चेंज कर दिया करता। सबसे डरावनी बात यह थी कि जितने भी डेडाइट्स होते हैं वह अलग अलग नहीं होते। सभी एक हाई माइंड से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब कि अगर एक डेडाइट को कोई भी बात पता चल जाए तो वही सारी बातें डेडाइट्स को पता चल जाती हैं। यानी कि सब के सब आपस में जुड़े हुए थे। बेंजामिन आगे ये बताता है कि अपनी रिसर्च के दौरान उसे एक ऐसा हथियार मिला था जो कि डेडाइट्स को और कैंडेरियन डीमन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, नर्क में भेज सकता है। लेकिन उसने इस हथियार के ऊपर एक तंत्र कर दिया था, एक मोहर लगा दी थी, बेसिकली सील कर दिया था उसको। क्योंकि अगर ये सील कभी भी टूट गई तो डीमंस को तुरंत पता चल जाएगा कि ये चीज कहां पर है, यानी कि ये हथियार कहां छुपा हुआ है, और उसके बाद वह उसको पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, क्योंकि इन डीमंस को डर है कि इससे उनका खात्मा करा जा सकता है। खैर, अब होता भी बिल्कुल वही है। जैसे ही डैगर की सील टूटती है, जो कि जोसेफ की वजह से हुआ था, हम देखते हैं कि कहीं अंधेरे में छुपी हुई एक शैतानी शक्ति जाग उठती है। अब आप याद रखना कि जैसे ये सारे सीन्स जो हैं वह इविल डेड बर्न के अंदर चल रहे हैं। सेम उसी टाइमलाइन में उसी वक्त पर कहीं पर इविल डेड राइज घट रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है एक शांत सी लेक पर, जो कि इविल डेड राइस वाली ही लेक है। यानी कि कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर इविल डेड राइस खत्म हुई थी। इसी जगह पर जेसिका अपनी कजिन टेरेसा और बॉयफ्रेंड केल के साथ आई थी वेकेशन पर। खैर, अब यहीं पर हम 2 दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम लियो और जर्ड होते हैं, जो कि फिशिंग करने आए थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, बिल्कुल नॉर्मल डे था कि इसी बीच लियो की गर्लफ्रेंड का फोन उसे लगातार आ रहा था और वह बात करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है और पीछे जर्ड अकेले ही फिशिंग करने लगता है। लेकिन अचानक से उसकी फिशिंग रोड में कोई बहुत ही भारी चीज अटक जाती है। जर्ड को लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई होगी। वह पूरी ताकत लगाकर लाइन खींचता है, लेकिन पानी के अंदर से मछली नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सर बाहर निकलता है। और यह देखते ही उसके होश उड़ गए थे। और यह सर असल में किसी और का नहीं बल्कि जेसिका के बॉयफ्रेंड कैलब का था। यानी कि जेसिका ने कैलब और टेरेसा दोनों को ही खत्म कर दिया था इविल डेड राइस में। अब उसके रिएक्ट करने से पहले अब जेसिका जर्ड को फिशिंग हुक के साथ ही पानी के अंदर घसीट लेती है और यह बहुत ही खतरनाक सीन होता है। जर्ड जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है और उसकी आवाज सुनकर लियो भागता हुआ वापस लेक के पास पहुंचता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो गई थी। जितने में वह जेरेड को बचाने के लिए बोट लेकर लेक में जाता है, तब तक जैसिका जरड का मुंह इतनी बुरी तरह फाड़ देती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो उसको खींचता भी है, लेकिन जेड का आधा हिस्सा बचा नहीं था, यानी कि आधा ही शरीर बचा हुआ था। और एक खौफनाक मंजर देखकर लियो शॉक में उल्टी कर देता है। लेकिन पजेस्ड हुई जेसिका यहीं नहीं रुकती। वह लियो की बोट को उलट देती है और लेक का पानी अचानक किसी तेजाब की तरह उसके शरीर को जलाना शुरू कर देता है। अब लियो किसी तरह से तैर कर किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल गया था। जेसिका उसके ऊपर से ऐसे चलकर निकल जाती है जैसे उसकी कोई कीमत ना हो और लियो की खाल तक गल गई थी। अब तक रात भी हो गई थी और जेसिका जंगल छोड़कर रोड की तरफ बढ़ने लगती है। अब दूर से एक कार तेज रफ्तार में आ रही थी।
जेसिका बिना हिले सीधा उसके सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कि वह वहीं चाहती हो, और अब ड्राइवर ब्रेक लगा पाता। इससे पहले ही कार उसे जोर की टक्कर मारती है और हमको पता चलता है ये कार किसी और की नहीं, बल्कि विल प्राइस की थी। अब सीन यहीं से कुछ घंटे पहले एक पब कम रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर हम जान पाएंगे कि आखिरकार विल प्राइस यहां तक कैसे पहुंचा, जहां पर आज असल में उसके छोटे भाई जोसेफ का बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। जोसेफ एक राइटर है और अपनी चौथी किताब लिख रहा था। हालांकि वह 3 किताब पहले पूरी किए बिना ही यहाँ पर चौथी किताब लिख रहा था, और इसके लिए उसका भाई विल उसको गिफ्ट में एक बहुत ही खूबसूरत पेन देता है। अब पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी हम जोसेफ की भाभी एलिस को देखते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड थिया को और उसके भाई विल को। एलिस एक फ्रेंच वूमेन थी और विल ने उससे पेरिस में जाकर शादी कर ली थी, जबकि उसके घर वालों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सबसे बड़ी बात कि विल की फैमिली जो थी, वो इस शादी से इतनी खुश नहीं होती। एनीवेज जोसेफ को वह किस करके बर्थडे विश करती है, जिसके चलते उसकी गर्लफ्रेंड थिया थोड़ा सा चिढ़कर कहती है कि अपने पति के छोटे भाई को किस ना करो। लेकिन एलिस का कहना था कि यह नॉर्मल बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल और एलिस के बीच के रिश्ते ठीक नहीं थे। उनके बीच काफी बहस चल रही होती है। इसी दौरान थिया मजाक मजाक में जोसेफ को बताती है कि वह भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि इन दोनों को देखकर लग रहा था कि शादी अच्छी नहीं होती। तो वह बोलती है कि शादी के बिना ही सब ठीक है। असल में विल एलिस के साथ एक बच्चा करना चाहता था, लेकिन एलिस इसके लिए तैयार नहीं थी और वह हमेशा सिगरेट्स पीती रहती। जबकि प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर सजेस्ट करती है कि एटलीस्ट 6 महीने पहले सिगरेट्स को छोड़ देना चाहिए, और यह दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि आदमी के लिए भी और फीमेल के लिए भी। लेकिन एलिस इन सबको नहीं मान रही थी, और इन्हीं बातों को लेकर उनके बीच काफी बहस हो जाती है। आई मीन विल उसको बार बार कहता रहता है कि सिगरेट्स मत पियो, लेकिन वो नहीं मानती थी। एनीवेज अब विल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और एलिस उससे गुस्से में कह देती है कि एक दिन तुम नर्क में सड़ोगे, और यह बात विल को और भड़का देती है। वो उसको धक्का देकर एक कार का साइड मिरर पंच करके तोड़ देता है। अब वह नशे की हालत में ही पब से कार लेकर निकल पड़ता है, जबकि उसका भाई उसको मना कर रहा था, लेकिन वह नहीं मानता। और अब सीन ठीक उसी तरफ आता है, जहां पर रोड पर एक तेज रफ्तार में कार आ रही होती है, जो कि जेसिका को ठोक देती है। यानी कि यह कार किसी और की नहीं, बल्कि विल प्राइस की थी, और जेसिका जानबूझकर विल की कार के सामने आई। हु नोस कि इसी डीमन ने इनके दिमाग में एक दूसरे की तरफ लड़ने के लिए इनको मजबूर किया होगा, ताकि यह पल बन जाए। अब क्रैश इतना खतरनाक होता है कि जेसिका का शरीर लगभग टूट चुका था। विंडशील्ड से उसकी बॉडी अंदर आ गई थी, उसकी गर्दन तक लगभग अलग हो गई थी, लेकिन डेड आइड होने की वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी जो गर्दन होती है वह बाहर गिर पड़ती है, यानी कि कार से बाहर। एक्सीडेंट के बाद कार के अंदर आग लग गई थी और विल उसमें फंस जाता है, या फिर यह कहें कि यहां पर इस डेडाइट ने उसको अपनी शक्ति से फंसा दिया था। अब वह बाहर निकलने की लाख कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। तभी जेसिका उसकी तरफ देखकर नेक्रोनोमिकॉन की कुछ शैतानी शब्द बोलती है, और अगले ही पल विल के अंदर कैंडेरियन डीमन ट्रांसफर हो जाता है, और विल जलकर वहीं पर खत्म हो गया था। या फिर कम से कम सबको लगता है कि ऐसा हुआ होगा। और मरने से पहले यहां पर डीमन सिर्फ एक बात बोलता है, यानी कि जेसिका, कि हमें अपने परिवार के पास ले चलो, हमें कुछ चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। खैर, अब कुछ दिन बाद में विल के अंतिम संस्कार का दिन आ गया था, और एलिस पूरी तरह टूट गई थी। उसके पिता उसको पैलेस बुला रहे थे, जहां पर वह जाने के लिए तैयार भी होती है। हम यह भी जान पाते हैं कि विल के माता पिता सूजन और एडगर जो थे, वह एलिस को ही इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि उनके बीच में लड़ाई हुई थी, और इसलिए दोनों उसके साथ काफी ठंडा और रूढ़ तरीके से बात करते थे, स्पेशली एडगर। यहीं पर हमें फैमिली के बाकी मेंबर से भी मिलवाया जाता है, जो कि थे जोसेफ, उसकी गर्लफ्रेंड थिया, व्हील चेयर पर बैठी उसकी नानी पॉली, और फैमिली का डॉग मैक्स। सभी लोग क्रिमेशन हाउस में इकट्ठा हुए होते हैं, जो कि क्रेमेटोरियम मैनेजर ने अरेंज किया था, और आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, जो कि क्रेमेटोरियम मैनेजर कहती है कि आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन थ्रू सेरेमनी ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर, अब विल का क्रिमेशन होने वाला होता है, जो कि असल में सूजन की इच्छा थी, जिसको एलिस ने मान लिया था। लेकिन हम समझ पाते हैं कि एलिस को परिवार में जोसेफ और थिया के अलावा कोई भी पसंद नहीं करता। पॉली को भयानक किस्म का डिमेंशिया होता है, जिसके चलते वह एलिस को नहीं पहचान पाती। अब सेरेमनी के दौरान हर कोई इमोशनल स्पीच देता है, लेकिन जब एलिस की बारी आती है तो वह कुछ बोल नहीं पाती।
सबसे बड़ी बात कि पॉली यहां पर बार बार बोनी का नाम लिया जा रही थी। अब एलिस की आंखों में बस आंसू होते हैं। अब उधर क्रिमेटोरियम के अंदर एक आदमी विल के कॉफिन को जलाने की तैयारी कर रहा था, जो कि मैनेजर का ही एम्प्लॉय होता है। तभी एडगर चुपके से अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए वहां पहुंचता है। पहले तो यहां पर यह आदमी मना करता है, लेकिन धीरे धीरे मान जाता है। अब यहां पर एडगर कॉफिन के पास जाकर उस पर दस्तक देता है। एक पल के लिए पूरी खामोशी छा जाती है और वह वहां से जा ही रहा था, और फिर अचानक से कॉफिन के अंदर भी वापस से नॉक की आवाज सुनाई देती है। एडगर का चेहरा यह सुनकर सफेद पड़ जाता है। उसको लगता है उसका बेटा जिंदा है, और वह अपने बेटे को बचाने के लिए कॉफिन के लिड को तोड़ने लगता है। जैसे ही कॉफिन हल्का सा टूटता है, अंदर पड़ा हुआ विल का जला हुआ शरीर जो होता है, वह अचानक से जिंदा हो गया था। हम जानते हैं कि यह विल नहीं था। अब डेडाइट बन चुका विल एडगर के हाथ को बुरी तरह जला देता है, और उसके बाद वह क्रिमेटोरियम के वर्कर पर टूट पड़ता है, और सिर्फ कुछ ही पलों में उसकी गर्दन और शरीर को इतनी बेरहमी से फाड़ देता है कि वह वहीं पर खत्म हो जाता है, और हर तरफ खून ही खून फैल गया था, और एडगर किसी तरह वहां से जिंदा बचकर निकल जाता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई थी कि विल ने एडगर को मार्क कर दिया था, और इविल डेड की दुनिया में एक छोटी सी खरोश भी मौत से खतरनाक है, और एडगर जो था वो अब काइंड ऑफ डेडाइट बनने के कगार पर था। खैर, अब सभी लोग वापस अपने पुराने लेक हाउस में आ जाते हैं, और ये वही घर था जहां पर कभी विल और एलिस की शादी हुई थी, और इसी घर में प्राइस फैमिली की कई पुरानी यादें बसी हुई थीं। लेकिन इस बार घर का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोने में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उन सबको छुप कर देख रहा हो। खैर, अब सूजन घर के एटिक रूम को काइंड ऑफ तैयार सा कर रही होती है, साफ कर रही होती है, और अपने पिताजी की सारी रिसर्च को फेंक रही होती है, इंक्लूडिंग द बुक ऑफ डेड और उसकी डायरी, या फिर जो भी डिटेल्स कागजों के अंदर थी। अब जब जो जोसेफ वहां पर आता है तो वह बोलता है कि उसके नाना जी हिस्टोरियन नहीं थे, बल्कि सर्कल ऑफ वाइसमैन के मेंबर थे। वह पूरी दुनिया में घूमकर इविल फोर्सेस और नेक्रोनॉमिकॉन के रिसर्च करते थे। उनका मानना था कि एक दिन यह शैतानी ताकत फिर से लौट सकती है, और उस वक्त किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन सूजन उल्टा उसे डांट देती है और कहती है कि यह सब फेंक दो, मैंने सब भर दिया है, और वह बिल्कुल यहां पर यह सब रखना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट शुरुआत में जब जोसेफ ये सब कर रहा था, यानी कि रिसर्च को देख रहा था, तो उसकी माँ ने ही उसको कहा था कि ये सब फेंको, और शायद इसी वजह से डीमंस इनके परिवार के पीछे थे। एज ये सब जुड़े हुए थे बहुत सारी मिस्ट्रीज से। हम ये भी जान पाते हैं कि नीचे पॉली बार बार बोनी का नाम क्यों लिया करती थी। बोनी असल में उसकी छोटी बेटी थी, जो कि बीमारी के चलते खत्म हो गई, और तब से ही सूजन के ऊपर परिवार को संभालने का बोझ आ गया था, और इसलिए वह बस परिवार को जोड़े रखना चाहती थी, जिसका प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज्यादा था। उधर एडगर की तबीयत अब धीरे धीरे और खराब होने लगती है। उसको लगातार खांसी आई जा रही थी। वो अब चेन शो को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जोसेफ वहां पर कूड़ा रखने आया था, तो वह बताता है कि यह नहीं चलेगी, कि इसके अंदर फ्यूल नहीं है। तो एडगर अब गुस्से में बेसमेंट में जाता है, जहां पर उसे कभी तो उसके कान में अजीब आवाजें गूंजती हुई सुनाई देती हैं, तो कभी तो उसको लगता है कि कोई उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहा था। अब एक वक्त तो ऐसा आता है कि एडगर अपनी ही कलाई काटने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से एलिस वक्त रहते वहां पहुंच जाती है, क्योंकि वह खाने के लिए प्लेट्स लेकर जा रही थी। लेकिन उसने एडगर की आवाज सुन ली, और वह उसको रोक लेती है। वह उसी चाकू को अपने पास रख लेती है, बिना यह समझे कि असली प्रॉब्लम एडगर नहीं है, बल्कि उसके अंदर घुस चुका कैंडेरियन डीमन, या फिर उसका इन्फ्लुएंस था। एनीवेज, शाम होते ही पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा होता है, जहां पर पॉली एलिस को पहचान जाती है कि तुम तो मेरे नाती विल की पत्नी होना। लेकिन डिनर शुरू होने से पहले ही उनका डॉग मैक्स बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। वह लगातार एडगर पर भौंक रहा होता है, जैसे उसको पता लग गया हो कि उसके मालिक के अंदर अब कोई और रह रहा था। जोसेफ विल की जगह टेबल पर बैठने लगता है, लेकिन एडगर गुस्से में उसको रोक देता है। उसका बर्ताव हर मिनट एग्रेसिव होता जा रहा था। वो बोलता है कि यह तुम्हारे भाई की जगह है, तुम यहां नहीं बैठ सकते। सूजन बात बदलने की कोशिश करती है और एलिस से कहती है कि अब विल के रेस्टोरेंट और क्लब की जिम्मेदारी उसको संभालनी होगी, लेकिन एलिस मना कर देती है। वह कहती है कि वह तो पेरिस वापस जाना चाहती है। यह सुनकर सूजन को हर्ट हो जाता है कि उसने तो पहले ही फैसला कर लिया था। अब इसी बीच एडगर अचानक से एलिस पर इल्जाम लगाता है कि उसने तो विल की वेडिंग रिंग भी बेच दी है। अब एलिस यह सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा उसने कुछ किया नहीं था। लेकिन अगर किया भी था तो इस बारे में उसको कैसे पता? लेकिन एडगर जैसे जानबूझकर सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था।
कभी जोसेफ एलिस से लड़ रहा होता है कि कभी एलिस को विल की बातें याद आ रही होती हैं। ये डीमन का ही इन्फ्लुएंस होता है। इनफैक्ट एक बार तो एलिस उसके हाथ से चाकू लेती है और थिया वाइन ओपनर को, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी और उनको लग रहा था कि वह कुछ भी कर सकता है, तो वह खाने को भी खाकर उल्टी कर देता है और सूजन पर भी ब्लेम लगाता है, क्योंकि वह कह रही थी कि हमारे बेटे की आत्मा स्वर्ग में होगी, ऐसा मत करो। लेकिन एडगर का कहना था कि नहीं नहीं, वह तो नर्क में जल रहा है और यह सेम बद्दुआ एलिस ने विल को दी थी। फिर अचानक से ही एडगर को पता नहीं क्या होता है और वह डाइनिंग टेबल से एक फोक को उठाता है और सबको लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब थी। लेकिन अगले ही पल वो उसी फोक को उठाकर सीधा मैक्स के शरीर में घुसा देता है। पूरा रूम यह देखकर शॉक्ड रह गया था। बेचारा मैक्स वहीं पर तड़प कर खत्म हो जाता है और उसके तुरंत ही बाद एडगर खुद को भी वह फोक मार लेता है। सूजन चीखने लगती है और जोसेफ और थिया बिना वक्त गवाए एडगर को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। वह उसे कार में बैठाकर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एडगर का असली रूप सामने आता है। उसकी आंखें पूरी तरह पीली हो गई थीं, उसकी आवाज चेंज हो गई थी। वह एक भयानक हंसी हंसने लगता है, जिससे कि थिया समझ जाती है कि यह उसके पिता नहीं है और तभी वह बार बार थिया को मारने लगता है। कार कंट्रोल से बाहर होकर पानी के एक गड्ढे की तरफ जाकर क्रैश होती है, यानी कि वहीं पर जाकर वह थम गई थी। जोसेफ तुरंत गन निकाल लेता है, लेकिन सामने अपने ही पिता को देखकर उसका हाथ कांपने लगता है। जोसेफ ने यह मर्द बनने के लिए रखी थी, लेकिन यहां पर वह उसे चला नहीं पाता। वो ट्रिगर बिल्कुल नहीं दबाता। अब यह देखकर थिया मैटर को अपने हाथों में ले लेती है और पास पड़े फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर एडगर के ऊपर हमला करती है। एक पल के लिए पूरी गाड़ी में धुआं धुआं हो गया था और ऐसा लगता है कि शायद वह बच गई। लेकिन डेड एडगर को हराना इतना आसान नहीं था। वह कार के हेड रेस्ट के लोहे की रड को ही तोड़ लेता है और सीधा थिया के मुंह के अंदर घुसाता है। रड उसके सर के आर पार निकल जाती है और जोसेफ अपनी गर्लफ्रेंड को आंखों के सामने खत्म होता हुआ देखता रह जाता है। और अब जोसेफ किसी तरह जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाता है। उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली हॉरर अभी घर में शुरू होने वाला था। अब लेक हाउस में हम देखते हैं कि एलियस और सूजन मैक्स को दफन कर रहे थे कि तभी एलिस वहां पहुंचती है, जहां पर जोसेफ ने अपने नाना का सामान रखा था, जो कि नीचे हवा चलने की वजह से गिर जाता है। वो अकेली बेंजामिन की पुरानी डायरी देख रही होती है और उसे नेक्रोनॉमिकॉन और बेंजामिन के नोट्स मिलते हैं। अब डायरी में उसे अक्टूबर 1983 और दिसंबर 1983 की एंट्रीज मिलती हैं कि आखिरकार ये सब कैसे शुरू हुआ था। शायद से हमें साइंटिस्ट और प्रोफेसर नोबबाय के बारे में बताया जाएगा। एनीवेज, बेंजामिन ने लिखा होता है कि उसे बुक ऑफ द डेड का सच पता चल गया है और सर्कल ऑफ वाइस वैन ने मिलकर एक स्पेशल कैंडेरियन डैगर बनाया है। सिर्फ इसी डैगर से डेडाइट्स को परमानेंटली खत्म किया जा सकता है। शायद डेमोनिक वर्ल्ड की जानकारी लेकर इन्होंने इसको बनाया होगा, या फिर हो भी सकता है कि यह डैगर जो था वह कड़े एंड डीमन के पास होगा। समहाउ इन्होंने ले लिया होगा, विच एक्सप्लेन्स कि ये उसके पीछे इतना क्यों पड़े हुए थे। खैर, सिर्फ इसी डैगर से डेडाइट्स को परमानेंटली खत्म किया जा सकता है, वापस से अपनी दुनिया में भेजा जा सकता है। लेकिन डैगर को छुपा दिया गया था क्योंकि डीमंस उसका पीछा कर रहे थे। स्पेशल सील से उसे छुपाया गया, क्योंकि अगर सील के बिना जिसने भी यह डैगर अपने पास रखा तो डीमंस उसके लिए हमेशा आते रहेंगे। अब एलिस बिना सोचे समझे नेक्रोनॉमिकॉन के कुछ शब्द पढ़ने लगती है, यानी कि वह 4 स्पेशल शब्द। जैसे ही वह 3 शब्द बोलती है, पूरे घर में अजीब हवा चलने लगी थी, यानी कि कैन डीमन वहां पर आमंत्रित हो गया था। दरवाजे हिलने लगते हैं, लेकिन आखिरी शब्द वह नहीं बोलती और तभी मरा हुआ मैक्स दोबारा उठ खड़ा होता है। अब वह नॉर्मल डॉग नहीं था, वह एक डेड आइड बन गया था। मैक्स अब सीधा एलिस पर हमला कर देता है और एलिस मुश्किल से अपनी जान बचाती है, जो कि उसने उसी चाकू से बचाई थी जो कि उसको एडगर के पास से बेसमेंट में मिला था, जिसको उसने अपने पास रख लिया। यानी कि फाइनली ये चाकू काम आया। अब सबसे पहले एलिस घर के अंदर आकर डरी हुई सूजन पॉली के सामने फ्रेंच में बोलने लगती है कि तुम्हारे मरे हुए डॉग ने जिंदा होकर मुझ पर हमला किया, जो कि किसी को समझ नहीं आता, लेकिन मुझे समझ आ गया था क्योंकि थिएटर में सबटाइटल्स थे। खैर, ठीक इसी वक्त जोसेफ भागते हुए घर पहुंचता है। उसकी सांसें फूली हुई थीं और वह सबको बताता है कि एडगर ने थिया को खत्म कर दिया। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। सब लोग सोचते हैं कि शायद थिया बच गई। अब किसी तरह दरवाजा खोला जाता है और सामने खड़ी हुई थी थिया। लेकिन यह वह थिया नहीं थी जो कि जोसेफ से प्यार करती थी। उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था
और मुंह के अंदर अभी भी हेडरेस्ट की रड घुसी हुई थी। उंगलियां बुरी तरह कटी हुई थीं, जो कि कार की लड़ाई के दौरान एडगर ने उसके साथ किया था, और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगले ही पल वह बहुत जोर से चीखती है और सबके कान बजने लगते हैं। तभी वह सूजन के बनाए हुए कैंडल सेट से पिघले हुए वैक्स को पीकर कहती है कि तुम्हारे खुशहाल परिवार के लिए चेयर्स। और फिर बिना किसी वार्निंग के वह सूजन पर टूट पड़ती है। डेडाइट बनने के बाद में इन सभी की स्ट्रेंथ इंसानों से कई गुना ज्यादा हो जाती है, और वह एक एक करके सबको दीवारों पर दे मारती है। अब जोसेफ किसी तरह हिम्मत जुटाता है। वो और एलिस मिलकर थिया को बेसमेंट में धकेल देते हैं और बाहर से गेट को लॉक कर देते हैं। सबको लगता है कि फिलहाल डेंजर खत्म हो गया है, और वह सभी वहां से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन बर्फ पड़ने लगी थी, और तभी बाहर से एडगर वापस आ जाता है, और उसके साथ मैक्स भी था। जी हाँ, मैक्स फिर से उठ खड़ा हुआ था। डेडाइट्स को खत्म करना आसान नहीं होता। अब एडगर अपनी गन निकालता है और सबके सामने खुद के सर में 3 बार गोली मारता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, डेडाइट्स को इन बुलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी दौरान बेसमेंट में बंद थिया अपनी पजेस्ड बॉडी की हीट से फर्नेस को इतना गर्म कर देती है कि पूरे घर का तापमान बहुत बढ़ने लगता है। इनफैक्ट दीवारें तक गर्म हो गई थीं, और अब घर के अंदर सिर्फ 4 लोग बचे थे, जो कि यहाँ पर इंसान होते हैं। सभी लोग पूरे घर में फर्नीचर का बैरिकेड लगा देते हैं, और उनको लगता है कि अगर बेसमेंट बंद रहेगा तो शायद वह सुबह तक जिंदा बच जाए। लेकिन डेडाइट सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से भी हमला करते हैं। बेसमेंट के अंदर से थिया जो होती है, वह प्यार से पॉली को आवाज लगाती है। वह उसको इमोशनल बातें कर कर काफी ज्यादा मना रही थी। पॉली की याददाश्त पहले से ही कमजोर थी। उसको समझ नहीं आता कि बाहर उसके बेटे की गर्लफ्रेंड नहीं है, और वह समझ नहीं पाती कि अंदर उसके बेटे की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि एक शैतान खड़ा था। अब धीरे धीरे थिया उसको मैनिपुलेट करती है, और पॉली यह कहती है कि तुम वही चोर लड़की हो ना, मेरे पैसे लौटाओगी। इस पर थिया डीमन समझ जाती है कि यह बुढ़िया क्रैक है, तो इसके लिए वह हाँ कर देती है। असल में पॉली को लगता था कि थिया घर से पैसे चुराया करती थी, तो मे भी ऐसा हो भी सकता है। नहीं तो एक ही बात वह बार बार क्यों कहेगी, और बस पॉली अपने ही हाथों से बेसमेंट का लॉक खोल देती है। और यहीं से प्राइस फैमिली की जिंदगी का सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होता है। जैसे ही पॉली बेसमेंट का दरवाजा खोलती है, धीरे धीरे अंधेरे से डेड आइड थिया बाहर निकलती है। लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब इस घर में कोई नहीं बचेगा। वह पॉली को धक्का देकर वहां से भाग जाती है, और पॉली के चिल्लाने की आवाज से सभी लोग तुरंत उनकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन थिया इनके घर में फ्यूल डालकर आग लगाने की कोशिश कर रही थी, जिसको एलिस और जोसेफ डर के मारे दूर से देख रहे थे। एलिस जोसेफ को अंदर जाने के लिए कहती है, तो वह एक लैंप से उसको मारना चाह रहा था, लेकिन थिया अचानक गायब हो जाती है। अब जब जोसेफ देखता है कि एलिस के मुंह पर ऊपर सीलिंग से खून टपक रहा था, तो थिया किसी जानवर की तरह छत से सीधा नीचे कूदकर एलिस को पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि घर के सारे मर्द उसके नहीं होंगे, जोसेफ उसका है। अब शायद यह डीमंस मन की बात पढ़ लेते हैं, या फिर यह उस क्लब वाली बात का रेफरेंस था जहां पर एलिस ने जोसेफ को किस करके बर्थडे विश किया, जिससे कि थिया चिढ़ गई थी। खैर वो एक ही झटके में उसे दूर फेंक देती है, और फिर सूजन और जोसेफ पर टूट पड़ती है। अब उस वक्त जोसेफ को एक बात समझ में आती है कि थिया किसी को रैंडमली नहीं खत्म कर रही थी। वह बार बार सिर्फ उसके पीछे आ रही थी, जैसे उसे जोसेफ से कोई खास चीज चाहिए हो, नहीं तो वह उसे कब का खत्म कर देती। खैर फाइट के दौरान थिया जोसेफ को धक्का देती है, और वह सीधा किचन में रखी हुई सूजन की छुरियों पर और कांटों पर गिर पड़ता है, जो कि उसने डिशवॉशर में रखे हुए थे, और उसको वह खुला ही छोड़ गई थी। अब छुरी समेत कांटे उसके कमर में घुस जाते हैं, और थियो उसके ऊपर बैठकर उसे और अंदर दबाने लगती है। फिर वह हंसकर कहती है कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड थी, और आखिरी भी मैं ही रहूंगी। जोसेफ यहां दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन वह डैगर की लोकेशन नहीं बोलता। लेकिन हिम्मत जुटाकर वह भी उसकी गर्दन में वाइन ओपनर घुसा देता है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता, बल्कि वह उससे अपने ही गले को चीरने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वह उसके मुंह पर अजीब सी किस करती है, और सीधा पॉली की तरफ भागती है, और यह बोलती है कि मैं अभी आ रही हूं जानू।
असल में पॉली ने कह दिया था कि तुमको जो चाहिए वह मेरे पास है। और बस थिया को वह कहती है कि तुमको पैसा चाहिए ना, जाओ मेरे तकिए के नीचे से ले लो, लेकिन मेरे नाती को कुछ मत बोलो। और सबसे बड़ी बात कि वह इस चीज को डीमन की आंख में देखकर कह रही थी, जिससे कि डेमोनिक थिया परेशान होकर कहती है कि बुढ़िया, तू और तेरा छोटा दिमाग, तुझे कुछ भी याद नहीं रहता ना। तभी वह पॉली के मुंह से नकली दांत निकालकर अपने सलाइवा को उस पर लगाकर पॉली को फिर से पहना देती है और कहती है कि अब तुझे सब याद आ जाएगा। तेरे पति ने डैगर कहां पर छुपा कर रखा है, तुझको सब पता है। और हम देख पाते हैं कि पॉली की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। लेकिन तभी थिया पॉली का प्रोस्थेटिक टांग देखती है, जो कि गायब था। वो बोलती है कि तुम्हारी टांग कहाँ गई। उसी वक्त एलिस पीछे से उसी प्रोस्थेटिक लेग से उस पर हमला कर देती है, जिससे कि थिया सीढ़ियों से जाकर नीचे गिर जाती है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जोसेफ पूरी ताकत से थिया के सर को कुचल देता है। अब यहां पर आखिरकार डेड आइड थिया का सर पूरी तरह से कुचला जा चुका था, और यह पहली बार था जब जोसेफ ने अपनी जिंदगी में ऐसा किया। और यह सीन देखकर एलिस भी अंदर से हिल गई थी। लेकिन किसी को भी चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि एडगर का डेड आई, जो कि अब तक बाहर रहकर हाय हेलो कर रहा था, वह घर की तरफ बढ़ने लगता है। अब तभी पॉली जो थी वह नॉर्मल नहीं रही थी। थिया ने उसे पहले ही इन्फेक्ट कर दिया था उस नकली दांत से, अपने सलाइवा से। तभी रूम के अंदर सूजन उसको बेड पर लिटा रही होती है। लेकिन पॉली धीरे से कहती है कि बेड के नीचे देखो, तो सूजन झुक कर देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। और जा रही होती है तो पॉली बेड से उठ खड़ी होती है। जो औरत चल भी नहीं सकती, अब वह हवा के अंदर धीरे धीरे उठने लगी थी। उसकी आवाज पूरी तरह चेंज थी, और वह सूजन से कहती है कि सूजन बेटा, यहां पर आओ। पहली बार उसने ऐसा कहा था, जिसके चलते यहां पर सूजन पिघल जाती है। वो बोलती है कि आओ मेरी बच्ची, हम सब फिर से एक परिवार बनेंगे। और फिर वह एक बात और कहती है कि विल बस रास्ते में ही है, और वह भी आ रहा है। अब यह सुनकर सूजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पास विंडो पर एडगर भी आ गया था, जिसके चलते सूजन विंडो खोल देती है और वह दोनों किस करने लगते हैं, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग सा सीन था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सूजन भी धीरे धीरे पदस होने लगी थी, और वह यह कहती है कि तुमने मुझे इस तरह से कब से किस नहीं किया। यानी कि इन दोनों के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसी बीच एडगर अंदर आकर दोबारा हमला कर देता है, और वह जोसेफ को पकड़कर बुरी तरह दीवार में दे मारता है, और उसकी पहले से लगी हुई चोट और गहरी हो जाती है। एलिस डर के मारे सीढ़ियों के नीचे बनी छोटी सी जगह में छुप जाती है, जबकि हम देखते हैं कि सूजन बार बार एडगर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम जानते हैं कि वह रुकने नहीं वाला। उधर एडगर जोसेफ को मारते मारते सिर्फ एक बात बोल रहा था कि डैगर कहाँ है। एलिस को तब याद आता है कि बेंजामिन की डायरी में एटिक का जिक्र था, और जोसेफ को पीटते पीटते एडगर एलिस के छुपने की जगह तोड़कर उसको गुस्सा देता है, जहां पर जोसेफ बोलता है कि डैगर ढूंढो, इनके हाथ मत लगने देना। लेकिन एटिक तक पहुंचने से पहले उसे अपनी सास और उसकी मां दोनों का सामना करना था। वो ऐश विलियम्स की तरह एक पुरानी रोटरी शो चालू करती है। जब एलिस ऊपर पहुंचती है, तब पीछे से पॉली उस पर हमला कर देती है। वह एक पेन सीधा एलिस के सीधे कान में घुसा देती है, जो कि जोसेफ को उसके भाई विल ने दिया था। एलिस अब दर्द से चीख उठी थी, क्योंकि उसके सीधे कान का पर्दा फट सा गया था, और उसका मुंह उसी के पास था जिसका बटन दबाने के लिए पॉलीडेड जो होती है, वो सूजन को भड़का रही थी। अभी तक उस पर पोजेशन पूरी तरह नहीं हुआ था, लेकिन वह परिवार के लिए बटन दबाने वाली होती है। लेकिन एलिस हार नहीं मानती, और वह ग्लास के टुकड़े को पॉली की आंख में घुसा देती है, और फिर सीढ़ियों से नीचे और ऊपर ले जाने वाले मैकेनिज्म से वह उस व्हील चेयर के साथ उसे बांध देती है और सीढ़ियों से नीचे कर देती है। इस फाइट के बाद एलिस अपने कान से पेन का आधा टूटा हुआ हिस्सा निकालती है। आधा हिस्सा अभी भी उसके कान में था, और खून भी आ रहा था। तभी एडगर जोसेफ को हवा से नीचे लाकर फेंकता है, जिससे सूजन डर गई थी। और यह देखकर एडगर उन दोनों पर हमला करने पड़ता है, और यह दोनों अब बाथरूम में खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन एलिस ने वह एक सौ भी अपने साथ रख ली थी। अब बाथरूम में सूजन पूरी तरह पजस होने लगती है, जो कि उसके बारे में उल्टी सीधी बात कर रही थी। इनफैक्ट विल ने एलिस के पेट पर उबलता पानी डाल दिया था, जिसको सूजन ने हादसा बताया और एक्सेप्ट कर लिया, और एलिस उसे बांध देती है और सालों से दबाए हुए सच को उसके सामने रखती है।
वो रोकर कहती है कि विल मुझे मारता पीटता था, लेकिन आपने कभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सूजन कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है कि हाँ, मुझे पता है। ये सुनते ही एलिस का दिल टूट जाता है। सूजन आगे बोलती है कि मैं तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, और उसी पल उसका पोजीशन पूरा हो गया था। वह बोलती है कि तुम अपने पति विल से कभी दूर नहीं हो सकती। वह बहुत ही जल्दी आने वाला है और फिर तुमको बुरी मौत देगा। वो अपनी रस्सी तोड़कर एलिस पर टूट पड़ती है और बाथरूम में दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन एलिस 100 से उसको काटकर किसी तरह बचकर एटिक में पहुंच जाती है, जो कि बाथरूम के ऊपर ही था, और उसने 100 से ऊपर सीलिंग को काटकर वह वहां पर पहुंची थी। एटिक में बेंजामिन का पुराना सीक्रेट रूम होता है और वहां पर दर्जनों डैगर रखे हुए थे। अब एलिस समझ नहीं पाते कि असली कैंडेरियन डैगर कौन सा है। तभी पीछे से जोसेफ की आवाज आती है, लेकिन यह जोसेफ नहीं था, बल्कि डेड आइड जोसेफ था। वो एलिस का मजाक उड़ा रहा होता है, और एलिस जो होती है वह हर एक डैगर को उठाकर उस पर मारने लगती है, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। आखिरकार उसे बेंजामिन का असली कैंडेरियन डैगर मिल जाता है, और जैसे ही वह उसे डेड जोसेफ के शरीर में घुसाती है, तो इस बार असर होता है। जोसेफ की चीख पूरे घर में गूंज उठती है, और कुछ ही पलों में उसकी बॉडी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, यानी कि पाजेशन टूट जाता है। तभी सूजन और एडगर से बचकर एलिस रूफ पर भागती है। पीछे सूजन और एडगर उसका पीछा कर रहे होते हैं, और भागते वक्त डैगर उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। मजबूरन एलिस को चिमनी के अंदर आना पड़ता है, और सबसे पहले वह रोटरी 100 से सूजन का ही सर अलग करती है, क्योंकि वह उसका चिमनी में पीछा कर रही थी। अब फिर वह एडवर्गर को भी बुरी तरह से काट देती है और लाइटर से पूरे लेक हाउस में आग लगा देती है। वह कहती है कि भाड़ में जाए तुम्हारा परिवार। खैर, आग अब धीरे धीरे पूरे घर को अपने लपेटे में ले लेती है। लेकिन पॉली का क्या होता है, यह दिखाया नहीं जाता। अब एलिस नीचे गिर चुके कैंडेरियन डैगर को वापस उठा लेती है। तभी इसी बीच डेडाइट मैक्स यानी कि डॉग एक बार फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार एलिस सीधा डैगर उसके शरीर में घुसा देती है और मैक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा होता है, लेकिन तभी जलती हुई बिल्डिंग के सामने एक परछाई नजर आती है, और यह था विल। उसका शरीर पूरा जल चुका था, चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन कैंडेरियन डीमन अब भी उसके अंदर जिंदा था, और यह बिल्कुल दम मम्मी के इमोटब की तरह लग रहा था, जो कि यहाँ पर लोगों की सोल खींचने से पहले लगता है। अब हम देखते हैं कि विल ने वहां पर उनके वेडिंग सेरेमनी वाले एरिया को भी जला दिया था, और विल एलिस का पीछा करता हुआ उसी कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाता है। एलिस भागती रहती है और वह बुरी तरह थक गई होती है। वो छुपकर 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस डिवाइस के अंदर उनकी शादी का फेवरेट गाना बजने लगता है, और विल उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, और यहां पर यह नॉर्मल डेड की तरह नहीं था। पक्का यह कैंडेरियन डीमन होगा, क्योंकि वह बहुत ही अजीब तरह से गायब हो रहा था। बहुत कुछ खतरनाक फाइट कर रहा था। फाइट के दौरान एलिस एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसके अंदर तार डाला जाता था, लेकिन एक लोहे का सरिया एलिस के पैर के आर पार हो जाता है, और वह दर्द से चीखने लगती है। विला हंसकर कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और तुमको भी जीने नहीं दूंगा। वह कंस्ट्रक्शन मशीन को चालू करता है, और नीचे तार का बड़ा पिट खुलने लगा था और उसी गड्ढे में भरने लगता है जहां पर एलिस थी। एलिस पूरी ताकत लगाकर अपना पैर सरिये से बाहर निकालती है। दर्द के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती। जब विल उसके पास आता है, उसको पकड़ता है, तो वह कैंडेरियन डैगर जानबूझकर तार के पेट में फेंक देती है कि जाओ ले लो और मरो। और अब विल लालच में आकर उसकी तरफ बढ़ता है, और बस यही एलिस का प्लान था। वह अब जैक हैमर को चालू करती है, जिससे कि रोड और सड़कों को खोदा जाता है, और मशीन का जोर का वार विल के शरीर को सीधा तार के अंदर गिरा देता है। लेकिन जब एलिस बेड से बाहर आ रही होती है, तो विल फिर से उसका पैर पकड़ लेता है, यानी कि यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। इसी पल एलिस को एक पल के लिए असली विल दिखता है, जो कि धीरे से कहता है कि आई लव यू, और यह कैंडेरियन डीमन की आखिरी चाल थी। वह चाहता था कि एलियस इमोशनल होकर उसको बचा ले, जिसके चलते वह उसको भी खत्म कर देगा। लेकिन इस बार एलिस उसके झांसे में नहीं आती। वह असली कैंडेरियन डैगर उठाकर विल में घुसा देती है, क्योंकि पहले वाला डैगर असली था ही नहीं, और इसलिए
यहां पर वह दोबारा उसके पास आया था। एलिस अपने हाथ से ही विल का सर कुचल देती है, जो कि दर्शाता है कि अपना पास्ट उसने इसी तरह कुचल दिया था। और धीरे धीरे विल हमेशा के लिए तार के अंदर डूब जाता है और एलिस ने यह टैगर अपने पास रख लिया था। लेकिन शायद वह नहीं जानती कि डीमंस उसके पास फिर से आएंगे। अब सुबह होते ही पुलिस और पैरामेडिक्स वहां पहुंचते हैं। शायद वह 911 की कॉल की वजह से आए होंगे, या फिर जलते घर को देखकर आस पड़ोस वालों ने कॉल कर दिया होगा। खैर, एलिस की हालत बहुत खराब थी और उसे फर्स्ट एड दिया जाता है। ऑफिसर पूछती है कि यह सब किसने किया, तो एलिस बस इतना कहती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने, और फिर वह ऑफिसर से मांगकर एक सिगरेट जलाती है। और यह सिर्फ स्मोकिंग सीन नहीं था, बल्कि सिंबल था कि एलिस फाइनली अपने अब्यूसिव पास्ट से आजाद हो गई थी। लेकिन ईविल कभी खत्म नहीं होता। हम देखते हैं कि मिड क्रेडिट सीन में पॉली जलते हुए घर से बच निकली थी। वह रोड पर रेंग रही होती है और अभी भी एलिस थिया को गालियां दे रही थी। तभी एक लड़की अपनी कार रोककर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉली उसकी टांग पर हल्का सा स्क्रैच कर देती है कि अपनी टांगे मुझे दे दो, मेरी तो खराब हो गई। और बस इतना ही काफी था। कंडेरियन डीमन को एक नया होस्ट मिल गया था। लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग सीन दिखता है। हम क्रेमेटोरियम की वही मैनेजर और उसकी छोटी बेटी को देखते हैं जिसने विल के लिए स्पीच दी थी। मैनेजर की बेटी एक अनक्लेम्ड अर्न, यानी कि अस्थियों के कलश को देखकर क्यूरियस हो जाती है। असल में यहां पर उन अस्थियों को रखा जाता था जिनको कोई भी क्लेम करने नहीं आता। अब उस अर्न पर, यानी कि कलश के ऊपर, नाम लिखा था एली बिक्सलर, जो कि हम जानते हैं कि वह इविल डेड राइज की मेन विलन थी। अब जैसे ही लड़की मिरर के पास जाती है तो मिरर के अंदर से डेड आइड एली नजर आती है, जो कि नॉर्मल रूप में थी। अब जैसे ही बच्ची मिरर को टच करती है तो एक मीडियम या फिर ब्रिज की तरह एली की इविल स्पिरिट फिर से आजाद होकर असल दुनिया में आ जाती है। और बस अगले ही पल वो अपने शैतानी रूप में आकर बच्ची पर हमला करती है, उसका सर धड़ से अलग कर देती है, जो कि बहुत ही दुखद था। मतलब कि यह कैंडेरियन डीमन और डेडाइट्स अब मिरर वर्ल्ड से भी जिंदा हो सकते हैं। इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इविल डेड बर्न फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। मूवी की एंडिंग भी इविल डेड राइज की तरह ही इविल के कभी खत्म ना होने का मैसेज देती है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये मूवी अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।